डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास MHD 6 जो कि प्रथम वर्ष में उनका चौथा प्रश्न पत्र है, उसके दूसरे खंड भक्तिकालीन साहित्य को आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस खंड की पहली इकाई और आपके पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक इसका भक्ति काल की पृष्ठभूमि 1 हम रख रहे हैं। इस पूरी इकाई का उद्देश्य है भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को जानना, भक्ति काल के उदय संबंधी विभिन्न मतों को जानना, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को समझना, भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप को जानना और भक्ति आंदोलन के अंतर विरोधों को समझना। इसमें से हम जो पहला उद्देश्य है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को जानना, ये आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है। इस पर हम आज केंद्रित करेंगे अपना व्याख्यान, और बाकी जो इसके उद्देश्य हैं इस इकाई के, उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल का समय क्या है। हमको पृष्ठभूमि समझने के लिए उसकी काल सीमा पहले देखनी होगी। तो सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी गई है भक्ति काल की। और ये समय सीमा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने इस सीमा को बताया है और बाद के सभी इतिहासकारों ने इसको यथातथ लगभग स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं रहा है। 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक वस्तुतः इसकी भूमिका तो और पहले से बननी शुरू हो गई होगी, लेकिन जो पहला उसका प्रस्फुटन होता है या उसके ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं वो इस समय 1318 ईस्वी में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वहाँ से मानी गई है। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या समय था वो। देखिए, हिंदू साम्राज्य तब तक लगभग ख़त्म हो गए थे। हर्षवर्धन का साम्राज्य एक तरह से कहा जा सकता है कि आखिरी बड़ा साम्राज्य था, जो कि 7वीं शताब्दी में 648 लगभग ईस्वी में उसका हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसका ह्रास आरंभ हो गया था। तो वो 7वीं शताब्दी में वो भी समाप्त हो गया था। उसके बाद जरूर राजपूताना में थोड़ा बना हुआ था, माने छोटे छोटे राज्य थे, बहुत बड़ा साम्राज्य कोई नहीं था, केंद्रीय सत्ता कोई नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे शक्तिशाली राज्य जरूर थे। और इसी समय लगभग इसके बाद ही 7वीं शताब्दी, और कहते हैं पहला जो आक्रमण था वो 7वीं शताब्दी में ही हो गया था मुस्लिमों का, लेकिन उसका कोई बहुत असर नहीं दिखाई पड़ता और उसके उल्लेख नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी से बिल्कुल लगातार मुस्लिमों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। 8वीं शताब्दी में मीर कासिम नाम का एक कोई था मध्य एशिया का सरदार, जिसने कि सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद फिर तो लगातार मोहम्मद गोरी और माने लगातार फिर आक्रमण होते रहे, और अंततः जो है 13वीं शताब्दी में केंद्रीकृत सल्तनत सत्ता उदित हो गई। 13 बार यहाँ पर आया था गोरी आक्रमण करने के लिए, और अंत में जो आखिरी बार आया पृथ्वीराज चौहान को, जिस बार उसने मारा, उसके बाद जब वो आया तो उसने अपने एक गुलाम जो सैन्य जनरल था,
सेना में एक सेनापति था उसको उसने स्थापित कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से। और तब 13वीं शताब्दी में 1200 कुछ में ये दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। वहाँ से दिल्ली सल्तनत की जब नींव पड़ी तो एक तरह से एक केंद्रीकृत सत्ता बनी भारत में, और छोटे छोटे राज्यों को उसने अपने में विलय करना शुरू किया। लेकिन ये साम्राज्य कभी भी बहुत बड़ा नहीं होने पाया। मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका सबसे बड़ा आकार हुआ था, लेकिन उसके पहले तक ये बहुत बड़ा नहीं था। और उसके आंतरिक अंतर विरोध काफ़ी चलते थे, माने आपस में दरबार के सरदार ही विद्रोह कई बार कर देते थे, और कई बार जिनको मिलाया है अपने साम्राज्य में वैसे हिंदू राजा भी विद्रोह बराबर करते रहते थे। मतलब अस्थिरता का एक माहौल बना रहता था, युद्ध लगातार होते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता और युद्ध ये इसकी एक विशेषता बन गई थी सल्तनत सत्ता की, है ना, जो केंद्रीकृत सत्ता बनी उसकी। तो बहुत स्थिर नहीं रहा इसका इतिहास। बाबर हुमायूं तक भी काफ़ी युद्ध हुए। बीच में शेरशाह का एक समय आया था जिसने कि हुमायूं को अपदस्थ करके सत्ता संभाली थी, तो उसके समय में काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई थी। लेकिन या फिर दिल्ली सुल्तानों में भी कोई थे जिन्होंने विकास की तरफ ध्यान दिया था और युद्ध कम किए थे और विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो थोड़ी विकास हुआ। लेकिन जो अगर हम देखें इस पूरे काल को 13वीं शताब्दी से लेकर के और अकबर के आ जाने तक, माने 1600 के आसपास, 17वीं शताब्दी के आरंभ तक जो है वो हम मान सकते हैं कि वो अस्थिरता का युग रहा था, और काफ़ी राजनीतिक उलटफेर होते रहे थे। और हालांकि उस राजनीतिक उलटफेर का सीधा संबंध आम जनता, खासकर गांव में रहने वाली जनता से नहीं बनता था, लेकिन फिर भी अगर केंद्रीय सत्ता नहीं है तो उसका असर तो बनता ही था। और युद्ध जो होते थे मैदानों में, जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे, उसके आसपास के गांव तो निश्चित रूप से प्रभावित होते थे। कई बहुत पहले के समय में ऐसा कम होता था कि जो राजा जीते तो प्रजा को, दूसरे की प्रजा को बहुत ज़्यादा नुकसान करे, ऐसा कम हुआ करता था। लेकिन फिर भी प्रजा पर असर न पड़ता हो ये बात नहीं थी। एक भय का माहौल, एक युद्ध का माहौल तो बनता ही था, जो कि बेचैन करने वाला हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में भक्ति की तरफ झुकना एक स्वाभाविक सी बात लगती है। ईश्वर के ऊपर आस्था रखने, और तो कोई उपाय समझ में आता नहीं था। राजा से तो कुछ कहा सुना जा नहीं सकता था, तो ईश्वर से ही कह सुन करके अपनी मुक्ति, अपने बचाव की प्रार्थना करना, तो वो भक्ति के रास्ते पर एक तरह से ले जाने वाला माहौल बनता था। तो मित्रों, राजनीतिक पृष्ठभूमि उस समय, हम एक वाक्य में अगर कहना चाहें तो भक्ति काल का जो समय है 1318 से 1648, तो उसमें हम कह सकते हैं 1643, तो उसमें कह सकते हैं कि अस्थिरता का माहौल था। राजनीतिक उसका जो पृष्ठभूमि थी वो अस्थिरता युक्त थी। अब आर्थिक पृष्ठभूमि देखें तो थोड़ा सा आशा जगती है, ऐसा लगता है। युद्ध काल जब नहीं होता था, शांति का समय होता था, तो शासकों ने प्रयत्न किया, वो मुस्लिम शासकों ने भी प्रयत्न किया, सुशासन हो और सुव्यवस्था हो। माने जो व्यापार की प्रगति के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो उन्होंने करने का प्रयत्न किया था। शेरशाह ने सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, पेशावर से और आगे कलकत्ते तक बनाई थी। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी जीवन वाहिनी कही जाती है उत्तर भारत की। तो वो शेरशाह के समय बन करके तैयार हुई थी।
तो इस तरह से शेरशाह ने तो बहुत ही प्रयत्न किया था कि शांति हो और व्यापार की प्रगति हो, प्रजा सुखी रहे, उसके लिए उसने बहुत काम किया था। साथ ही जब मुस्लिम शासक आए पश्चिम से, ये आए तो अपने साथ बहुत सारी नई तकनीकें, नई चीज़ें लेके आए। जैसे वो चरखा लेकर के आए, तो कपड़ा बुनने की जो पारंपरिक तरीका था उसमें चरखा जुड़ा। और आप जानते हैं कि भारतीय ये स्वतंत्रता आंदोलन में चरखा ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। तो ये चरखा उसी समय आया था, उसी समय से चरखा पर कपड़ा माने वो चरखे से सूत निकालने और उसके बाद कपड़ा बुनने की शुरुआत हुई थी। धुनकी आई। धुनकी एक चीज़ होती है जिससे कि कपास से बीज निकाला जाता है। कपास बहुत सारे उसमें काम किया जाता है, लेकिन उसमें कपास में से बीज निकालना एक बेहद मुश्किल काम हुआ करता था। तो धुनकी एक होती है, उसमें एक इस तरह का होता है कि उसमें तार लगा होता है, तो वो तकनीक पहले नहीं थी और उसमें उसके कारण जो है वो रुई धुनना शुरू हुआ और उससे कपास के बीज अलग होने आराम से अलग होने लगे। तो इसके माने सूती कपड़े का व्यापार बहुत बढ़ा उसके कारण, क्योंकि आसानी से कपास की उपलब्धता हो सकी, उसमें से बीज निकालने की सुविधा हुई। तो छोटी छोटी देखिए जो तकनीकी तब्दीलियाँ आती हैं या नई तकनीकें आती हैं, वैसे कैसे जीवन और पूरा समय बदल करके रख देती हैं। इसी तरह से रहट उस समय आया। उस समय तक सिंचाई पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी। रहट आने के बाद भी और आज भी काफ़ी कुछ सिंचाई वर्षा पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी रहट आने से एक बहुत बड़ा सहारा कृषकों को हुआ, किसानों को हुआ और उसके कारण उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हो सकी, कुछ बेहतर स्थिति में वो आए। कागज़ आया। उसके पहले तक कागज़ नहीं था भारत में, तो मध्यकाल में ही ये कागज़ आया और कागज़ का उत्पादन शुरू हुआ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी तकनीक आई, उसका गहरा सकारात्मक असर उत्पादन और व्यापार पर पड़ा और उसकी उन्नति हुई, व्यापार की उन्नति हुई, तो आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। नए शिल्प हुए, जैसे कागज़ आया तो उसके कारण, या धुनकी आई तो उसके कारण कुछ एक नया श्रम का अवसर मिला। फिर उस समय स्थापत्य कला का भी बहुत बढ़ावा हुआ, बहुत बड़े बड़े किले, महल इत्यादि बने, तो पत्थर तराश करने वाले का को फ़ायदा हुआ और बहुत उनकी मांग बढ़ी। तो इस तरह से कुछ नए शिल्प भी बने, रोजगार के अवसर बढ़े, सड़कों का निर्माण हुआ, जैसा बताया कि शेरशाह ने एक ग्रैंड ट्रंक रोड ही बनवाई। फिर सुरक्षा के इंतज़ाम, उस समय एक व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता था कि वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करने जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर, तो रास्ते में अक्सर उनको लूट मार हो जाती थी। यद्यपि वो अपने साथ सुरक्षाकर्मी रखते थे अपनी निजी, लेकिन हर व्यापार के पास वो उतना पुख्ता इंतज़ाम नहीं होता था और कई बहुत बार वो लूट का शिकार हो जाते थे। तो शासन जब सुदृढ़ हो तो वो सैनिकों की व्यवस्था होती थी और राह में सुरक्षा, लूटमार न हो, उसका इंतज़ाम पुख्ता किया जाता था। तो इससे जो है व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला, उनको पता चला कि हाँ, राह में लूटमार नहीं होगी, तो वो ज़्यादा व्यापार के लिए निकल सके। फिर ठहरने खाने का एक बहुत बड़ा समस्या होती थी कि कैसे अगर दूसरे शहर जाते हैं तो मार्ग में भी और शहर पहुंच करके भी कहाँ पर रहना और कैसे व्यवस्था करनी होगी। तो उसमें भी सरायों की बहुत सारी सराय खोली इन शासकों ने मध्यकाल के, तो उससे जो है व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा क्योंकि उत्पादन बढ़ा।
अब जैसे सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ा, तो सूती कपड़ा आपको मालूम है, मतलब अंग्रेज़ों के आने तक भारत का सूती कपड़ा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और बहुत दूर दूर तक जाता था। जब औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में और मिलों में कपड़ों का उत्पादन होने लगा, तब इसीलिए यहाँ के कारीगरों के हाथ कटवाए अंग्रेज़ों ने कि उनका कपड़ा बिक सके, क्योंकि वो जब तक यहाँ के कारीगर को हटाएंगे नहीं तब तक उनका कपड़ा मिल वाला बिक ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितने कि यहाँ के कारीगरों के बनाए हुए कपड़ों की होती थी। तो उस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बहुत प्रोत्साहन मिला और आर्थिक उन्नति उस समय देश की काफ़ी, उस तरह से देखा जाए व्यापार वर्ग को बहुत बड़ी, माने एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो केवल हमारा देश जो केवल ये भू व्यवस्था पर ही आधारित था, कृषि थी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आय का जरिया कृषि थी, बात तक रही, लेकिन वो समय था जबकि व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। बल्कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि कुछ शासक स्वयं भी व्यापार करते थे। तो जो हमारे समाजशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि ये वो समय था कि जब सामंती व्यवस्था के साथ साथ, जो कि मुख्य रूप से कृषि आधारित, भू उत्पाद पर, भू राजस्व पर आधारित व्यवस्था होती है, तो सामंती व्यवस्था के साथ साथ एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था जो कि व्यापार पर आधारित होती है, पूंजी पर आधारित होती है, वो भी शुरू हो गई थी उसी समय पर। हालांकि उसका पूरा विकास नहीं हो सका जैसा बाद में और आज के समय में देखा जाता है, लेकिन फिर भी उसका आरंभ कहीं ना कहीं उसमें हो चुका था। तो आर्थिक संपन्नता हो रही थी। लेकिन जहाँ एक और आर्थिक संपन्न माने व्यापारियों के पास धन इकट्ठा हो रहा था, वहीं गरीब श्रमिकों की भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। माने व्यापारी जिन श्रमिकों से काम करवाते थे तो उनको तो उतना धन प्राप्त नहीं होता था, और युद्ध और अकाल, ये दो चीज़ों ने किसानों की हालत भी बहुत ख़राब कर रखी थी। तो ये जो दो वर्ग था, माने किसान, माने एक तरह से कहना चाहिए जो किसान मजदूर वर्ग की समस्या बाद में भी रही, आज तक चली आती है, वो उस समय भी थी कि किसान मजदूर वर्ग उसी तरह से विपन्न और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहा था। तो ये एक तरफ वो उस तरह के लोग जो गरीब थे वो बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत माने व्यापार की उन्नति होने के कारण धन भी इकट्ठा हो रहा था। तो दोनों ही तरह की ये बनी थी। अब ये आर्थिक पृष्ठभूमि में जब ये गरीबों की संख्या बढ़ी, उनके जो परेशानियां, जैसे किसान का था, या तो युद्ध हो जाता था तो उस समय उनके खेत उजड़ जाते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं गुजरती थी और उसके कारण कई बार खेतों में से होकर गुजरती थी, या खेत में अगर अनाज पक के तैयार खड़े हैं तो सैनिक अपने भोजन के लिए उस अनाज को ले लेते थे, और दूसरी तरह के अनाज के अलावा सब्जी फल इत्यादि ले लेते होंगे, तो उसमें उनका नुकसान होता था। और साथ ही अकाल बहुत बार पड़ा, तो उसके कारण, और राहत की कोई व्यवस्था, क्योंकि सुशासन था नहीं उस समय। अगर युद्ध का समय चल रहा है तो उस समय किसानों की चिंता कौन राजा करेगा। तो ऐसे समय में अकालों के कारण और युद्धों के कारण किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हुई। अब उनके पास और दूसरा क्या उपाय था ईश्वर की शरण में जाने का। तो ये इस तरह से ये भी एक था कि वो ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना के उदय का, भक्ति की ओर झुकने का एक कारण ये भी बना। सामाजिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो शोषण आधारित ग्रामीण समाज था। ग्रामीण समाज में जो या तो जमींदार वर्ग, या माने जो उच्च किसान वर्ग था जिनके पास धन था, या जो किसी तरह से व्यापार से भी जुड़े हुए थे और धन कमा रहे थे, और वो जो है खेतीहर मजदूरों का शोषण कर रहे थे या उनसे काम ले रहे थे, उनको पर्याप्त पैसा नहीं दे रहे थे। तो ये एक
आर्थिक स्थिति से वर्ग भेद ग्रामीण समाज में दिखाई दे रहा था। दूसरा जो बहुत बड़ा भेद था, बाद तक चला आया भारतीय समाज में, वो है जाति व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच और छूत छूत की भावना भरी हुई थी। तो इसमें इतना था कि एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है, पानी नहीं पीना है, बाकी तो आगे विवाह संबंध इत्यादि तो बहुत ही दूर की बात है। एक दूसरे कई बार मतलब एक स्तर पर खड़े होकर के बात भी वो नहीं कर सकते थे, इस तरह का की व्यवस्था थी। तो इससे अपमान झेलना पड़ता था। जो प्रबुद्ध लोग थे, निचली जात में भी थे लेकिन प्रबुद्ध थे, जैसे कि रैदास हुए या कबीर हुए, वो कबीर जुलाहा थे और रैदास मोची थे, तो उनको बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। और इसने माने उनकी प्रबुद्ध जो उनकी जो सोच और समझ थी उसको और पैना किया और उन्होंने अपनी रचनाओं में उसको अभिव्यक्ति दी। तो जो ज्ञान मार्गी संत शाखा भक्ति काल में उभरी, तो उसके पीछे ये जो सामाजिक शोषण था वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहा था, उसके प्रति विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं काम कर रही थी। इसके साथ ही इस्लाम के माने मुस्लिम आए, तो मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम समाज में भी वर्ग भेद था। वो चूँकि मुस्लिम जहाँ से आए थे उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी, ऊपरी तौर पे वो बिल्कुल अलग दिखाई देते थे, तो इसलिए काफ़ी विरोध बना रहा है। मेलजोल भी हुआ लेकिन उनका भी आपस में काफ़ी विरोध बना रहा। और कबीर की रचनाओं में हम अभिव्यक्ति उसकी पाते हैं। और दोनों तरफ कट्टर ताकतें भी थीं जो कि एक दूसरे से विलगाव का काम करती थीं, और कबीर जैसे लोग उसके विरुद्ध खड़े होते हैं और कहते हैं। तो उसके पीछे यही सामाजिक पृष्ठभूमि थी कि जहाँ पर भेदभाव था, माने भेदभाव पूर्ण समाज को देखते हुए संतों ने और भक्त कवियों ने ये आम जनता को जागरूक करने की कोशिश की कि ये सब ऊपरी चीज़ें हैं और इनसे बचना चाहिए या इनसे ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है। इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाने की कोशिश की और भक्ति की ओर झुके। तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि हुई। धार्मिक पृष्ठभूमि में जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी कि इस्लाम का आगमन हुआ, मंदिर तोड़े गए उस समय, फिर हिंदुओं का अपना भी वर्ग विभेद था, है ना। ये तो इस्लाम का आगमन और मंदिरों का तोड़ा जाना ये एक बहुत बड़ी घटना थी ही। इससे माने वो शासक वर्ग के होने के कारण सीधे विरोध वो नहीं कर सकते थे हिंदू, लेकिन कहीं ना कहीं मन में असंतोष और व्याप्त होता रहा, जो कि आज भी दिखाई पड़ता है। उसका एक तरह से उतनी प्राचीन ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया आज आधुनिक युग में, आज के समय में भी दिखाई पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो गहरा वो कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव पड़ रहा होगा। फिर हिंदुओं में अपने में भी बहुत वर्ग विभेद था, वैष्णव अलग, शैव अलग, शाक्त अलग, तो उनका आपस में भी, हिंदुओं में आपस में भी चलता था। इस्लाम में भी, मुस्लिमों में भी अलग अलग तरह के जो तुर्क, अफ़गान, ईरानी थे, या भारत में जो मुसलमान हो गए थे वो सब अलग अलग थे और उनके आपस में कोई व्यवहार नहीं होता था। एक दूसरे के साथ खाना पीना या रहना, बैठना उठना और विवाह संबंध तो बहुत ही दूर की बात है, तो वो सब नहीं होता था। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में ही वर्ग विभेद काफ़ी था। और उस वर्ग विभेद को पहचान करके समन्वय का प्रयत्न करने वाले भी लोग थे जो कि भक्ति की तरफ झुके। तो दोनों ही था। सूफी जो धारा निकली तो वो इसी समन्वय का परिणाम थी। वो समन्वय करना चाहते थे, वो ना दोनों से अच्छी चीज़ें लेके, दोनों धर्मों से जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसको लेकर के वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सूफी हों या ज्ञान मार्गी संत कवि हों, वो सभी समन्वय के प्रयत्न
के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं और भक्ति काल को पूर्ण बनाते हैं। तो मित्रों, ये एक रूपरेखा बनी कि पृष्ठभूमि बनी कि किस प्रकार से जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उस समय माहौल था। उस समय वो चीज़ें थी कि जिसने कि भक्ति काल को या भक्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। ये एक हमने एक रूपरेखा यहाँ पर देखी। इसके आगे जो दार्शनिक एक है कि दर्शन, उस समय क्या क्या दर्शन चल रहा था, उस पर हम बात करेंगे अगली कक्षा में। और इसके अलावा जो हमने और बातें बताई कि कैसे भक्ति काल दक्षिण में हुआ और फिर उसके बाद उसका क्या असर उत्तर भारत में आया और कैसे समन्वय करते हुए ये आगे बढ़े, माने भक्ति काल आगे बढ़ा, वो हम बात करेंगे अगली कक्षा में। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना पाठ पढ़ें और उसमें अगर आपको पढ़ते समय कोई शंका, कोई संदेह, कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ईमेल आईडी अभी दिखाई पड़ेगी, baou.hindi@gmail.com। इस पर आप मेल करें अपने प्रश्न, हम अवश्य उसका उत्तर देंगे आपको। मेल करते समय आप अपना पूरा नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, ये इतनी सूचनाएं अवश्य अपने मेल में लिखें अपने प्रश्न के साथ। तो आपको अवश्य ही इसका प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का, आपके शंका का समाधान उसमें हम मेल के द्वारा देंगे। तो मित्रों, आप अपना अध्ययन प्रारंभ करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।